हेलो बच्चों, क्या आपके दिमाग में भी एक ही सवाल घूम रहा है कि टेंथ के बाद साइंस लें, आर्ट्स लें या कॉमर्स लें? क्या होगा हमारा फ्यूचर? क्या हमें इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहिए, मेडिकल की तरफ जाना चाहिए, या सीए, सीएस या फिर आर्ट्स लेकर के किसी और फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए? तो आज इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए मैं आपके सामने आज का वीडियो लेके आया हूं कि टेंथ के बाद हमें क्या करना चाहिए। हेलो, मैं भावुक शर्मा साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है यह है कि टेंथ के बाद क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं और टेंथ के बाद सब्जेक्ट सिलेक्शन किस तरह से करें कि हमारा जो फ्यूचर हो वो सेटल्ड हो। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट सिलेक्शन हमारा जो होने वाला है क्या होने वाला है, तो इसमें एक सिंपल सी बात मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहली चीज कि टेंथ के बाद आप साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे या आर्ट्स लेंगे, ये सवाल पेरेंट्स के माइंड में और बच्चों के माइंड में हमेशा रहता है। टेंथ क्लास के एग्जाम खत्म होने से लेकर के और 11th क्लास में एंट्री लेने तक, है ना। और उसके बाद भी सब्जेक्ट सिलेक्शन के बाद भी माइंड में क्वेश्चन घूमता रहता है कि हमने जो सिलेक्शन किया है, हमने जो सब्जेक्ट लिया है, क्या वो सही है या गलत है। तो यहां पर मैं एक छोटी सी बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। पेरेंट्स से एक बात कहना चाहूंगा कि आप जब बच्चे का सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हैं टेंथ क्लास के बाद, तो आपको खुद एनालिसिस करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए कि हमारे बच्चे का कैरियर कहां पर ज़्यादा बढ़िया हो सकता है। ये बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। ये आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, ये आपके फैमिली हिस्ट्री पे भी डिपेंड करता है, ये आपके फैमिली का जो माहौल है उस पर भी डिपेंड करता है, ये आपके बच्चे के मेंटल एबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, उसके आईक्यू लेवल पे डिपेंड करता है। और मैं ये मानता हूं कि एक बच्चे को उसके पेरेंट्स से ज़्यादा शायद कोई नहीं समझ सकता। तो आपको सबसे ज़्यादा ये स्टडी करने की जरूरत है कि आपका बच्चा किस सब्जेक्ट को लेकर के अपना करियर बना सकता है। यहाँ पर एक छोटा सा हर पेरेंट्स के माइंड में रहता है कि हम पहले बच्चे का इंटरेस्ट देखेंगे कि बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में है। बहुत अच्छी बात है, आप बच्चे का इंटरेस्ट देखें, लेकिन मेरा एक पर्सनल ये मानना है कि बच्चे का टेंथ क्लास में इतना ज़्यादा मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता है कि वो अपने फ्यूचर का डिसीजन खुद ले सके। तो आप उनके इंटरेस्ट को भी देखें, साथ ही साथ आप भी स्टडी करें कि आपका बच्चा किस फील्ड में जाना चाहिए। क्योंकि मेरे हिसाब से एज ए पेरेंट्स आपको ये डिसीजन लेना ज़्यादा आसान होगा एज कंपेयर टू योर चिल्ड्रन, है ना। तो शुरू करते हैं कि क्या क्या ऑप्शन आपके बच्चे के पास होंगे। तो टेंथ के बाद आपके पास 3 स्ट्रीम होती हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ये तो सब जानते हैं, है ना। साइंस स्ट्रीम में अगर आप जाते हैं तो साइंस स्ट्रीम में आपके पास आप पीसीएम ले सकते हैं, पीसीबी ले सकते हैं, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। यहां पर साइंस के बच्चों के लिए टोटल 5 सब्जेक्ट आपको पता है कंपलसरी है। 5 में से 3 सब्जेक्ट आपके पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और एक सब्जेक्ट आपको जो लेना पड़ेगा वो कंपलसरी सब्जेक्ट होगा, है ना। एक सब्जेक्ट जो होगा आपका वो कंपलसरी सब्जेक्ट होगा और एक एडिशनल सब्जेक्ट होगा। कंपलसरी सब्जेक्ट जो होगा आपका वो आपको चूज करना है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ और क्या कंपलसरी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश में से। और एक एडिशनल सब्जेक्ट जो होगा, जैसे फिजिकल एजुकेशन आप लेना चाहते हैं, आप कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं, है ना, ये आप पे डिपेंड करता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसमें भी सेम वही ऑप्शन है। 3 सब्जेक्ट आपके पास कंपलसरी होंगे और 2 आपको एक एडिशनल और एक कंपलसरी सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो अगर आप लेते हैं तो आपको केवल एक एडिशनल सब्जेक्ट यहाँ पर लेना है, कंपलसरी सब्जेक्ट लैंग्वेज में से। बाकी आपने 4 ऑप्शन में एक एडिशनल सब्जेक्ट ऑलरेडी बायो और मैथ्स सेलेक्ट कर चुके हैं। फिर बात करते हैं कॉमर्स की। तो कॉमर्स में आपके पास ये कॉम्बिनेशन है, आप अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथ्स या आईपी में से कोई एक सब्जेक्ट और साथ में इंग्लिश या हिंदी आप ले सकते हैं। आर्ट्स की अगर बात करें तो आर्ट्स में सब्जेक्ट ज्यादा है। आर्ट्स में आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, इंग्लिश, इनमें से कोई 5 सब्जेक्ट का आपको कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है। जो भी आपके स्कूल में कॉम्बिनेशन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। तो ये तो सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात है, इसमें तो आपको स्कूल वाले भी गाइड करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन हम बात पे आते हैं आगे कि ये जब हम सब्जेक्ट लेते हैं
हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया, हमने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिया, हमने कॉमर्स लिया, हमने आर्ट्स लिया, तो उसके बाद हमारा फ्यूचर क्या बनने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं साइंस स्ट्रीम की, है ना। मैं खुद साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं साइंस पढ़ाता भी हूं, इसलिए मेरा पर्सनल जो सजेशन रहता है वो ये रहता है कि एवरेज बच्चे को ज्यादातर पेरेंट्स की मेंटलिटी होती है कि जो बच्चा बहुत शार्प माइंडेड है, जो इंटेलिजेंट बच्चा है, उसको साइंस लेनी चाहिए। लेकिन मेरी थोड़ी सी राय उल्टा है। मेरे हिसाब से जो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है उसको आर्ट्स लेनी चाहिए, उसको आर्ट्स में अपना फ्यूचर आजमाना चाहिए। जो बच्चा एवरेज है उसको साइंस लेनी चाहिए, है ना। जो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है वो क्या ले, आर्ट्स, और जो बच्चा एवरेज है वो क्या ले, साइंस। क्योंकि साइंस में आप देखो, यहां पर साइंस में आप देखें कि स्ट्रीम्स कितने सारे ओपन है हमारे, है ना। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास है। जैसे सबसे पहले हम लोग बात डिस्कस करते हैं पीसीएम। तो पीसीएम में सबसे पहला जो होता है सबके पास कि मैंने साइंस मैथ्स ली है तो बेटा क्या करेगा, बोला इंजीनियरिंग करूंगा, है ना। सबसे पहला ऑप्शन तो ये होता है, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चों को तो यही पता है कि साइंस मैथ्स लेके इंजीनियर ही बनते हैं, है ना। तो पहला ऑप्शन तो सबको पता है कि अगर आपने पीसीएम ले रखा है तो पीसीएम में आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के लिए आपको आईआईटी जेईई का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन आता है एनडीए, है ना। एनडीए का भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अगर जिन बच्चों को इंजीनियरिंग नहीं करनी है, जिन बच्चों को ये नहीं पता कि मैथ्स लेके केवल इंजीनियरिंग ही नहीं होती है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि जो बच्चे डिफेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, है ना, जो बच्चे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वो साइंस मैथमेटिक्स लेकर के 12th क्लास के बाद एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं, और एनडीए के एग्जाम को क्रैक करके वो आर्मी या एयरफोर्स या नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। इसके बारे में कभी डिटेल लेक्चर बाद में बनाएंगे कि एनडीए में सिलेक्शन के लिए क्या क्या प्रोसीजर होते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारे पास आता है कि हम पीसीएम लेकर के नॉर्मल बीएससी कर सकते हैं। बीएससी करें, बीएससी के बाद एमएससी करें, और एमएससी करने के बाद आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए या फिर टीचिंग के लिए और हायर कोर्सेज के लिए, रिसर्च के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप बीएससी फॉरेंसिक साइंस कर सकते हैं, है ना। इंडिया में वैसे इसके कॉलेजेस बहुत कम हैं, लेकिन ये भी एक बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन है, बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस। एजुकेशनल डिपार्टमेंट मैंने आपको बताया कि बीएससी करने के बाद आप एजुकेशनल डिपार्टमेंट की तैयारी कर सकते हैं बीएससी बीएड करने के बाद। नेक्स्ट आता है आपके पास एस्ट्रोनॉमी के अंदर, एविएशन के अंदर, एथिकल हैकिंग के अंदर बीएससी आईटी, मर्चेंट नेवी, बीसीए, आर्किटेक्चर, बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन। तो अगर आपने पीसीएम लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एज ए आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है 11th क्लास में, तो मेरी मानिए कि आप एक बहुत बेहतरीन कैरियर की तरफ अपने कदम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, है ना। जिन बच्चों का मेडिकल में रुझान है या फिर जिनको बायोलॉजी थोड़ा पसंद है, ठीक है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी का सिलेक्शन कर सकते हैं। सेम वही बात, जिन बच्चों को ये लगता था कि मैथ्स लेके केवल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, उसी तरह से ज्यादातर बच्चों को लगता है कि बायोलॉजी लेकर के वो केवल एमबीबीएस कर सकते हैं, है ना। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि बायोलॉजी लेकर के एमबीबीएस के अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं। कैसे आप एमबीबीएस कर सकते हैं, ये सबको पता है कि एमबीबीएस करने के लिए आपको नीट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। एमबीबीएस करने के लिए आपको नीट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। नीट में अगर आज के टाइम में जो कट ऑफ है बहुत हाई जाती है ना, और हर बच्चा क्रैक नहीं कर पाता है। तो क्या करें अगर एमबीबीएस नहीं हो रहा, तो एमबीबीएस अगर आपको नहीं मिला है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल में आप बीडीएस की तरफ जा सकते हैं, डेंटल सर्जन की तरफ, आप आयुर्वेदिक की तरफ जा सकते हैं, बीएएमएस, आप यूनानी मेडिसिन की तरफ जा सकते हैं, बीयूएमएस, आप होम्योपैथी की तरफ जा सकते हैं, बीएचएमएस, है ना। बहुत सारे ऑप्शन है, इन सब में सिलेक्शन नीट के थ्रू ही होगा, है ना। प्राइवेट कॉलेज से अगर आप करते हैं तो भी नीट के थ्रू एडमिशन होगा, गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तब भी नीट के थ्रू एडमिशन होगा। अगर आपका स्कोर एमबीबीएस के लायक नहीं है तो आप बीडीएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, इनमें से किसी में भी आगे अपना करियर बना सकते हैं। और आज के टाइम में इंडियन गवर्नमेंट इन सारे ही फील्ड्स को, है ना, चाहे वो डेंटल हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे यूनानी मेडिसिन हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो,
आज के समय में इंडियन गवर्नमेंट इन सारे ही जो आपके ब्रांचेस हैं इनको बहुत प्रमोट कर रही है, तो इसमें भी आप बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। अब आप बोलते हैं कि नहीं सर, हमको तो मेडिकल लाइन में जाना ही नहीं है, हमको डॉक्टर बनना ही नहीं है। मत बनिए साहब, बीएससी कीजिए, बीएससी कीजिए, बीएससी के बाद एमएससी कीजिए, बीएससी बीएड कीजिए, एजुकेशनल डिपार्टमेंट में जाइए, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कीजिए, है ना। आप सिंपल ग्रेजुएशन कर सकते हैं। आप बोलते हैं नहीं सर, हमको जाना तो मेडिकल लाइन में है लेकिन डॉक्टर नहीं बनना, तब भी देखिए आप बीएससी नर्सिंग कीजिए, है ना। बीएससी नर्सिंग अगर आप करते हैं तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद भी आप मेडिकल डिपार्टमेंट में पहुंच जाएंगे एक बहुत अच्छी प्रोफेशनल डिग्री के साथ। एजुकेशनल डिपार्टमेंट में आपको बता दिया। पैरामेडिकल, ये जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं ये मेरी बहुत अच्छी पसंद है। पैरामेडिकल कोर्सेज में क्या है, पैरामेडिकल कोर्सेज में आप कार्डियोलॉजिस्ट, है ना, इम्यूनोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जहां पर कि आप पैरामेडिकल कोर्सेज के थ्रू अपना करियर बना सकते हो। इसमें बहुत वैकेंसीज हैं, बहुत वैकेंसीज, है ना। तो जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं हमें डॉक्टर नहीं बनना लेकिन मेडिकल डिपार्टमेंट में जाना है, तो उनके लिए क्या क्या ऑप्शन है, बीएससी नर्सिंग वो कर सकते हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज वो कर सकते हैं। एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है बी फार्मा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर आप अपना करियर अपना सकते हैं बी फार्मा करके, है ना। बी फार्मा के बाद एम फार्मा भी हो सकता है। न्यूट्रिशनल बायोलॉजी के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर और भी बहुत सारे हैं। मतलब कि ये वीडियो बहुत छोटा पड़ेगा अगर मैं साइंस के सारे स्ट्रीम को बताने लग जाऊं तो। ये वो मेन एरियाज हैं जहां पर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेकर के अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। तो एवरेज बच्चे के लिए मेरे हिसाब से साइंस स्ट्रीम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सबसे बढ़िया स्ट्रीम है। इसके बाद देखें, आपने कॉमर्स लिया तो बोला सर कॉमर्स ले लिया तो कॉमर्स लेके हमारे पास क्या क्या स्कोप है। तो कॉमर्स लेकर के आप बीकॉम कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं। अगर आप बहुत पढ़ाकू बच्चे हैं, आपकी सिटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, आप 8 से 10 घंटे 12 घंटे तक लगातार पढ़ाई कर सकते हैं, तो आपका कैरियर कॉमर्स से ज्यादा बढ़िया और कहीं नहीं हो सकता, है ना। आप सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए इन प्रोफेशनल कोर्सेज की तैयारी करें, है ना। ये टॉप मोस्ट लेवल के कोर्सेज है ना। सीए हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, आपका सीएस हो गया, कंपनी सेक्रेटरी हो गया, आईसीडब्ल्यूए, सीए लगभग सिमिलर चीजें हैं, है ना। इसके अलावा होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज हो गए, ठीक है। ये तो एक कोर्स हो गया। बाकी ये 3 जो है ये बहुत टफ लेवल की कंपटीशन है, और जो बच्चा पढ़ने में एक्चुअल में इंटरेस्ट रखता है, जिसकी सिटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, वो इन कोर्सेज की तरफ जा सकता है। उसको बीकॉम, बीसीए, बीबीए करने की एडवाइस मैं नहीं दूंगा। फिर हम आते हैं आर्ट्स स्ट्रीम की तरफ। आर्ट्स में आप बीए कर सकते हैं, सबसे पहला ऑप्शन तो यही है, बीए करें, बीए के बाद एमए करें। और बीए सिंपल नहीं करना चाहते तो आज के टाइम में इंटीग्रेटेड कोर्स चलता है, बीए प्लस एलएलबी या बीए प्लस बीएड, है ना। बीए प्लस एलएलबी या बीए प्लस बीएड। जैसे आप बीए कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं, तो आप सेपरेट करते हैं तो बीए 3 साल का, एलएलबी 3 साल का। एलएलबी के लिए आपको क्लैट का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है ना। टोटल मिला के आपके 6 साल गए। लेकिन अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स में जाते हैं, है ना, बीए प्लस एलएलबी के लिए क्लैट के थ्रू, तो आपको 5 साल में बीए प्लस लॉ दोनों की डिग्री आपके पास होगी। उसी तरह बीए प्लस बीएड की डिग्री भी आपके पास होगी। और आर्ट्स वालों के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन। जिन बच्चों के पास आर्ट्स है, जिनको आर्ट्स में इंटरेस्ट है, जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, उन बच्चों को गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत हेल्प मिलती है। क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम्स में जीके का जो पोर्शन है, या फिर अगर आप जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की जॉब्स हैं, आईएएस की आप तैयारी कर रहे हैं, आरएस की आप तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस की आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, यूपीएससी का आप क्रैक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आर्ट्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ना। तो आर्ट्स लेकर के आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक सिंपल सी एडवाइस मैं आपको देना चाहता हूं, कि अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं
तो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक बात आप समझ लें कि गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो 10th क्लास क्लियर होने के साथ ही आप तैयारी शुरू कर दें, है ना। जो बोलते हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, उनको मैं एक बात बता दूं कि एक्चुअल में इंडिया में कंपटीशन है ही नहीं। बोला सर आप क्या बात कर रहे हो, लोग तो कुछ और बात बोलते हैं, आप कुछ और बात बोल रहे हो। मैं बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं। बच्चे ने, आपने 10th क्लास क्लियर किया, 10th क्लास क्लियर करने के साथ ही आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, है ना। बीए क्लियर होते होते, मतलब 10th 11th 12th 3 साल और बीए के 3 साल, टोटल कितने साल हो गए? 6 साल आपने तैयारी की है। और 6 साल तैयारी करने के बाद कैसा भी कमजोर से कमजोर बच्चा हो वो भी इन गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक कर सकता है। तो सर अनएम्प्लॉयमेंट कहां पर है? वो यहां पर है कि हमारे इंडिया में बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना ही तब शुरू करता है जब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है ना। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, अब घर वालों ने बोल दिया बेटा नौकरी कर, मुफ्त की रोटी नहीं तोड़ने देंगे अब, तब बच्चा जागा और भाई साहब अब तो तैयारी करनी है। अब भाई साहब आपकी उम्र ही निकलने वाली है, आपका ग्रेजुएशन हो गया, ग्रेजुएशन के बाद आप तैयारी करने बैठे, पोस्ट ग्रेजुएशन भी आप साथ करोगे, आप सोचोगे मैं यहाँ बीएड भी कर लूँ, आप सोचोगे मैं यहाँ एलएलबी कर लूँ। मतलब माइंड में दो चीजें चल रही है कि गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं भी सिलेक्शन हुआ तो कुछ ऐसी तो डिग्री ले लें कि हम आगे जाके प्राइवेट फील्ड में कुछ करियर बना लें। तो इसलिए आदमी दो रास्तों की तरफ भागता है ना। लेकिन आपको अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करना है, आपको यूपीएससी और एसएससी जैसे एग्जाम क्लियर करने हैं, आपको आईएएस का सपना अगर आप दिमाग में लेके चल रहे हैं तो आप 10th क्लास के साथ तैयारी कीजिए। मैं आपको बताऊं कि एग्जाम की जब फॉर्म्स निकलते हैं तो अगर मान लो 10,000 वैकेंसी निकली है तो 10,000 वैकेंसी के लिए बोलते हैं कि 10 लाख फॉर्म आए। बिल्कुल मैं उसको एग्री करता हूं कि 10,000 वैकेंसी के लिए इंडिया में 10 लाख तो फॉर्म आ जाते हैं। लेकिन एक बहुत कड़वा सच है कि उन 10 लाख में से 8 लाख लोगों को ये नहीं पता होता कि उस एग्जाम का सिलेबस क्या है। वो केवल अच्छा 12th पास मांग गया, वो 12th पास एलिजिबिलिटी देखते हैं, उनको ये नहीं पता कि उस एग्जाम में आने वाला क्या। असली जो कंपटीशन होता है वो 2 लाख बच्चों के बीच में होता है। और मेरे हिसाब से जो बच्चा 6 साल से तैयारी कर रहा है वो आराम से इस एग्जाम को निकाल सकता है, उनके कंपैरिजन में जो ग्रेजुएशन करने के बाद सोच रहे कि अब हमें क्या करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाते हुए, आपको 10th के अभी एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। और 10th के एग्जाम होने के बाद जब आप सब्जेक्ट सिलेक्शन करें तो इस वीडियो को पूरा का पूरा 2 बार 3 बार सुने। नहीं अगर आपको कोई समझ में आती है बात या फिर आपको कोई डाउट आता है तो फिर आप किसी भी एजुकेशनल काउंसलर से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पे मेरे नंबर भी चल रहे हैं, आप मुझे भी डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। सब्जेक्ट का सिलेक्शन ऐसा करें कि बाद में रिग्रेट ना हो, कोई पछतावा ना हो, है ना। आराम से सोच के समझ के पेरेंट्स के साथ बैठ करके, अपने घर में बड़ों से राय लेकर के, अपने जो सीनियर्स हैं उनसे राय लेकर के, और एक अच्छा सब्जेक्ट सिलेक्शन करें और एक अच्छा करियर बनाएं। ऑल द बेस्ट।